हेलो बच्चों। चलिए आज हम चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम सीखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिंग। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? तनुता। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में यदि हम पानी मिलाते जाते हैं तो उसकी सांद्रता क्रमशः घटती जाती है और उसकी तनुता बढ़ती जाती है। पानी मिलाने पर विलयन तनु होने लगता है, तनु होते जाता है, तनु होते जाता है, तनु होते जाता है, सांद्रता घटती जाती है, तो उसी को कहते हैं तनुता। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कारण और उससे संबंधित कोलरॉस के नियम और डिबाई-हकल का समीकरण हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता कप्पा पर तनुता का प्रभाव होता है। यदि तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता घटती है। जी हाँ, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट चालकता घटता है तनुता बढ़ाने पर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता क्यों घटता है। देखिए, विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या हम लोग सीख रखे हैं कि इकाई आयतन पर उपस्थित आयनों के द्वारा प्राप्त चालकता हमारा विशिष्ट चालकता कहलाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक हम बॉक्स ले लेंगे, एक घनाकार बॉक्स ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड रख देते हैं 1 बाई 1 क्षेत्रफल का, और उसमें जितना विद्युत अपघट्य रहेगा उस विद्युत अपघट्य से जितने भी आयन मिलेंगे और उनके आयनों से जो भी चालकता प्राप्त होगी वह हमारा कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता कहलाता है। इकाई आयतन से प्राप्त चालकता विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो जैसे जैसे हम उसकी तनुता बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने लगती है, और यदि आयनों की संख्या कम होगा मतलब करंट का जो कैरियर है, जो आवेश लेकर के जाते हैं वो आयन होते हैं। तो कम आयन होंगे तो कम चार्ज ट्रांसफर होगा, और कम चार्ज ट्रांसफर होगा तो हमको चालकता कम मिलेगी। देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं। विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी, जिसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। तनुता बढ़ाने पर कप्पा घटता है, तनुता बढ़ाने पर कप्पा कम होता है। क्यों? इकाई आयतन वाले किसी एक पात्र में हम जितने भी विद्युत अपघट्य डालते हैं और वहां से जो चालकता हमको मिलता है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, यदि ऐसा हम पात्र लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड इसमें यदि रख देते हैं यहाँ पर, और वहां से जो चालकता हमको मिलती है यही हमारा विशिष्ट चालकता कहलाता है। प्रति घन आयतन से प्राप्त चालकता विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी तनुता बढ़ाएंगे, इसमें पानी मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, तो उसको वास्तव में कैसा होगा, एक बड़ा सा पात्र ले लिया ऐसा इस तरीके से, और उसमें 1 बाई 1 का 2 प्लेट रख देंगे ऐसा इस तरीके से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 बाई 1 का प्लेट यदि हम रखते हैं इस तरीके से, अब इसमें इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इनके दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गया और इनका क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी चालकता हमको मिलती है आयनों की मोबिलिटी से, मूवमेंट से, वही हमारा कप्पा या विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो जैसे जैसे इसको हम पानी और डालते जाएंगे और डालते जाएंगे और डालते जाएंगे तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने लगता है।
आयतन बढ़ने लगता है तो आयन एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या, मान लो पहले यहाँ पर 20 आयन थे, अब उसको बड़ा पात्र हो गया, बहुत ज़्यादा पानी भर दिए तो वो आयन क्या है, दूर दूर हो गए, वो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, और बहुत दूर जाने की वजह से प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाता है। प्रति इकाई आयनों की संख्या घटेगा तो चालकता घटेगा। इसीलिए विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव ये होता है कि तनु करते जाएंगे, तनुता बढ़ाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे तो कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता का मान घटता है। अब हम देखते हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर इसका प्रभाव पड़ता कैसे है। ये देखिए, ये है मोलर चालकता, ये है तुल्यांकी चालकता। इन पर तनुता यदि बढ़ाया जाए तो मोलर चालकता भी बढ़ता है और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ता है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों बढ़ता है। यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो आयनों की संख्या बढ़ेगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। तो हम इन दोनों की चालकता में वृद्धि को अलग अलग करके समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इधर लिखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेने से मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता हमेशा तनुता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं और क्यों बढ़ते हैं उसी को हमको समझना है। तो हम देखते हैं पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में क्यों बढ़ता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl, NaCl, H2SO4, सोडियम सल्फेट, ढेर सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और क्षार हैं और लवण हैं जो कि प्रबल विद्युत अपघट्ट तरह कार्य करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट का अर्थ होता है थोड़े से भी विलायक में यदि हम उसको घोलते हैं तो वो कम आयतन में भी वो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। कहने का मतलब वॉल्यूम कम होने पर भी वो 100% आयनित हो जाती हैं। यदि हम NaCl को इस तरह से लेते हैं तो ये NaCl पानी में डालते ही Na प्लस और Cl माइनस में लगभग 100% ये आयनित हो जाते हैं। तो जब इसमें और पानी मिलाते जाते हैं तो आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं होता है। आयन सारे के सारे मिल चुके हैं ऑलरेडी, थोड़े से पानी में भी, कम वॉल्यूम में भी वो 100% आयनित हो। तो उसमें और पानी मिलाते हैं तो वहाँ आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन उसमें उपस्थित पहले से जो आयन उपस्थित हैं उनके एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाता है। आयन से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और आयन्स एक दूसरे के इतने दूर हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी किसी प्रकार से आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स पूरी तरह से जीरो हो जाता है, तो आप फ्री मूव करने लगते हैं। हालांकि प्रबल विद्युत अपघट्ट में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। किस वजह से? आयनों की मूवमेंट बढ़ जाता है, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। जैसे मछली को एक्वेरियम में रखोगे तो ऐसे धीरे धीरे दौड़ेगा, उसको बड़ा सा टंकी में रख दोगे तो तेज दौड़ने लगेगा, गतिशीलता बढ़ जाएगी। और बड़ा सा तालाब में डाल दोगे तो फ्री घूमेंगे। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, और आयनों की गतिशीलता बढ़ने से उनकी चालकता भी बढ़ने लगती है। तो यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए मोलर चालकता और उसकी सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचें, ऐसा किस किस के बीच? सांद्रता का वर्गमूल √c, ये वर्गमूल c के साथ में ग्राफ खींचे थे, किसके में? वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता
सी के बीच ग्राफ खींच करके देखा गया था ताकि ग्राफ स्पष्ट दिखे। तो देखिए यहाँ पर सांद्रता इस अक्ष पर लिया गया है, एक्स अक्ष पर सांद्रता है, यहाँ पर 0 है, यहाँ बढ़ते बढ़ते जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्य का वॉल्यूम कम होता है, सांद्रता बहुत ज़्यादा होता है, उस स्थिति में भी उनका 100% आयनन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मान लो ये बहुत ज़्यादा सांद्र है, अभी तन्यता कम है, सांद्रता ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इनकी मोलर चालकता बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। मान के क्या चलते हैं, होता है। अब जैसे जैसे उसमें हम पानी मिलाते जा रहे हैं, आपको जरा ध्यान समझिएगा, इधर से इधर सांद्रता बढ़ रहा है, तो हम ग्राफ जो खींचेंगे पानी मिलाते जाएंगे तो सांद्रता कम होने लगेगा। इधर से इधर ये सांद्रता बढ़ रहा है और इधर से इधर इसके तन्यता बढ़ रहा है। पानी मिलाते जाएंगे तो विलयन तनु हो रहा है, इसकी सांद्रता घटते 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 आएगी। तो सांद्रता घट रहा है, तन्यता बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पानी मिलाएंगे, अभी उच्च सांद्रता पर उसकी चालकता यहाँ लगभग मैक्सिमम चालकता की ओर होता है, और जैसे तन्यता कम करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ता है, और कम करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ता है, और कम करेंगे तो थोड़ा बढ़ता है। इस तरीके से प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक ग्राफ मिलता है, इस तरह से सरल रखा। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ आयन की मोबिलिटी बढ़ती है, आयन की गतिशीलता में बढ़ने की वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन बहुत ही कम बढ़ती है। और जैसे जैसे तन्यता बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर सांद्रता के शब्दों में बोलेंगे तो सांद्रता घटते 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 आ रहा है, और यहाँ पर सांद्रता 0 हो गया, सांद्रता 0 हो गया। तो शून्य सांद्रता पर या अनंत तन्यता पर, इसी को कहा जाता है डाइल्यूशन। कैसा हो गया, तन्यता यहाँ पर ये अनंत हो गया। तो अनंत तन्यता पर हमको यहाँ पर उसकी एक पॉइंट ऐसा मिलता है जो उसकी चालकता बढ़ते 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 सबसे मैक्सिमम यहाँ पर हमको मिलता है। इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। ये देखिए, ये पॉइंट हमारा हो जाता है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। कब, जब उसकी सांद्रता लगभग 0 माना जाता है। इसको देखिए, सांद्रता कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम पदार्थ उसमें घोले हैं वो पदार्थ तो उसमें ऑलरेडी है ही ना। चाहे कितना भी पानी डालते चले जाओ, बाल्टी 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 पानी डालते चले जाओगे तो पर भी, मान लो उदाहरण के लिए हम बोलते हैं 100 ग्राम नमक घोले हैं एक बाल्टी पानी में, तो उसमें 2 बाल्टी पानी और मिला दिए, 3 बाल्टी पानी मिला दिए, 4 बाल्टी पानी मिला दिए, या समुद्र में जाकर के 100 ml को 100 ग्राम नमक को डालोगे तो पर भी उसकी तन्यता अनंत हो गई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ पर सांद्रता 0 नहीं कह सकती। भाई उसमें 100 ग्राम नमक घुला तो है, लेकिन उसकी सांद्रता इतनी कम है कि हम लोग बोल देते हैं 0 सांद्रता हो गया। थ्योरेटिकली 0 है, एक्चुअल में कभी भी सांद्रता 0 नहीं होता, इसीलिए उसको 0 सांद्रता न बोल करके अनंत तन्यता बोलते हैं। उसका डाइल्यूशन बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया। और एक चीज़ और बता दूं मैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, इसका कितना पानी डालेंगे तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा। अनंत तन्यता के लिए कुछ निश्चित अमाउंट होना चाहिए पानी का, कि अब डालते रहो बाल्टी 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 समुद्र जितना नहीं। तो देखिए, जैसे जैसे उसमें हम लोग पानी डालते जाते हैं, उसकी चालकता बढ़ते 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 बढ़ती है। एक सीमा ऐसा मिलता है, एक लिमिट इतना मिलता है कि वहाँ से और पानी मिलाने पर अब चालकता नहीं बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए नमक, 100 ग्राम नमक घोले हैं, उसमें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर पानी मिलाते जा रहे हैं। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद चालकता नहीं बढ़ा, उसको मेजर कर रहे थे उधर। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद 11 लीटर डाले तो चालकता उतना ही रहा, 12 लीटर डाले तो चालकता उतना ही हुआ। तो इसका मतलब 10 लीटर उस 100 ग्राम या उस फिक्स अमाउंट के
विद्युत अपघट्य विलयन के लिए 10 लीटर उसके लिए अनंत तनुता हो गया। तो इसी को देखिए प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इस तरह से हमको ग्राफ मिलता है, जो कि बहुत ही कम बढ़ता हुआ मिलता है, इस तरीके का बहुत ही कम बढ़ता है। लेकिन हमको अनंत तनुता पर हमको उसकी मोलार चालकता मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत तनुता पर मोलार चालकता। तो ये देखिए हमको एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। ये हो गया y एक्सिस पर इंटरसेक्शन अंतःखंड, इतने दूरी पर जा करके सरल रेखा मिल रहा है, और सरल रेखा नीचे की ओर जा रहा है, तो ढाल ढलान ऋणात्मक है। तो इसको यदि हम इसके लिए हम सरल रेखा का समीकरण निकालना चाहें तो हमको मिल जाता है y = mx + c से यदि हम तुलना करें तो y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, मोलर चालकता, x एक्सिस पर क्या लिए हम लोग, कंसंट्रेशन √c के फॉर्म में, और ये जो m है ये स्लोप ढाल है, यह ढाल हमारा ऋणात्मक है तो उसको ऋणात्मक लेते हैं, और कोई कांस्टेंट ले लिया गया है। कुछ किताबों में यहाँ पर a लिया रहता है, कुछ किताबों में b लिया रहता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, a ले लो चाहे b ले लो। ये इसका स्लोप है, ये जो स्लोप है ना, इसी स्लोप को बताता है यहाँ पर a है। चूंकि यह इंटरसेक्शन है, यहाँ से नीचे की ओर सरल रेखा जा रही है, इसलिए ये ऋणात्मक है, और +c, ये सी हमारा सांद्रता वाला है, और ये सरल रेखा के समीकरण में लिया जाता है, कांस्टेंट होता है इससे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पर +c क्या हो जाएगा, ये है हमारा जो इंटरसेक्शन होता है, मूल बिंदु से कितनी ऊंचाई जाने के बाद वह सरल रेखा मिल रहा है, वही यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। हमारा यहाँ पर है हमारे इनफाइनाइट मोलर कंडक्शन, ये हमारा c हो गया। तो ये हमको एक सरल रेखा मिलता है, जिसको डीबाई हकल ने हमें बताया था, या इसी को हम डीबाई हकल का समीकरण कहते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यह प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डीबाई हकल का समीकरण हमको मिल जाता है। ये देखिए हम लिख देंगे इसको -a√c प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता, -mx + c, या किताबों में इसको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, इसको पहले लिख दिया गया -a√c। डीबाई हकल ओम सागर इक्वेशन कहा जाता है इसको। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता निकाला जा सकता है इस ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो उसके अनंत तनुता पर अनंत चालकता हो जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी। यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा ना, ऐसे रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर आ गया 14, तो हमको मिल जाएगा इसकी अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम इस ग्राफ ही विधि से निकाल सकते हैं, और सरल रेखा का समीकरण ये होता है। तो डीबाई हकल ऑन सगर इक्वेशन से हम प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। अब यही चीज हम देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में इस तरह से ग्राफ मिलता है, क्या उसके लिए भी डीबाई हकल का यह सूत्र लागू होता है, और नहीं तो फिर क्या किया जाता है। तो देखिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य होने पर उसकी तनुता बढ़ाने से क्या क्या फर्क पड़ता है। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो कि 2, 4, 6 या मैक्सिमम 10% तक आयनित रहते हैं। पहले मान लीजिए 2-4 लीटर उसमें पानी डाले थे तो उसके 5% वो आयनित हुए थे। 1 लीटर और पानी डालोगे तो थोड़ा सा डिसोसिएशन होने लगता है, थोड़ा सा आयनन और बढ़ने लगता है। थोड़ा सा और विलयन डालोगे, थोड़ा और पानी डालोगे, उसका आयनन और बढ़ता है, और पानी डालोगे आयनन बढ़ता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ाने पर उसके नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ने लगते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ने की वजह से
उन आयनों के बीच का दूरी भी बढ़ने लगता है और उनकी मोबिलिटी भी बढ़ने लगती है, उनका मूवमेंट बढ़ने लगता है, वो तेजी से दौड़ भाग करने लगते हैं। तो यहाँ दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दो प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे तन्यता हम बढ़ाते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं, तो आयंस भी बढ़ने लगते हैं और आयनों की गतिशीलता भी बढ़ने लगती है। तो इनमें जो चालकता बढ़ने का जो क्रम है वो तेजी से बढ़ने लगता है। प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में यहाँ तेजी से चालकता बढ़ता है, लेकिन उनका ग्राफ इस तरह से मिलता है। ये देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में तन्यता बढ़ाने पर आयनों की संख्या भी बढ़ती है और आयनों की गतिशीलता भी बढ़ती है, इसलिए तेजी से इनमें चालकता बढ़ने लगता है। ये देखिए, वैसे ही ग्राफ हम खींचेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सांद्रता और मोलर चालकता के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो जैसे जैसे हम यहाँ पर सांद्रता कम कर जाएंगे, उधर से इधर आने पर सांद्रता कम हो रहा है, तन्यता बढ़ रहा है। ग्राफ को अच्छे से रीड करना सीखो, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग। यहाँ से इधर आने पर तन्यता बढ़ रहा है, सांद्रता घट रहा है। तो चूंकि दुर्बल विद्युत अपघटक हैं तो अभी जिस भी सांद्रता पर है वहाँ पर उनकी जो चालकता है बहुत कम है। दुर्बल विद्युत अपघटक है, 2, 4, 5% ही आयन मिलते हैं तो उनकी चालकता बहुत कम रहती है, वो दुर्बल विद्युत अपघटक है। जैसे जैसे उसको हम तनु करते जा रहे हैं, जैसे जैसे उसके तनु पानी मिलाते जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से एकदम से बढ़ने लगते हैं ऐसा, और इस तरह से हमको मिलता है। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ ऐसा मिलता है। देखो, अचानक से बढ़ने लगता है और कुछ जैसे जैसे डायल्यूशन बढ़ता है बहुत ज़्यादा चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ता है, और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा तनु होने लगता है तो वहाँ एकदम से ये इंक्रीज होने लगता है और इस तरह सीधा ग्राफ हमको मिलता है। और अनंत तनुता पर अर्थात सांद्रता जहाँ पर 0 मान लेते हैं, यहाँ पर उसकी तनुता अनंत हो गया। अनंत तनुता तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो एक पैरेलल लाइन इस तरह हमको मिलता चला जाएगा। अर्थात अनंत तनुता पर उसकी मैक्सिमम चालकता कितना होगा ये हम ग्राफ से नहीं जान सकेंगे, क्योंकि यह लाइन यदि इस पर कहीं पे काटेगा नहीं तो हम यहाँ के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या हो रहा था, सरल रेखा जाकर के वाई एक्सिस पे लाइन को काट रहा था, जहाँ पे काट रहा था वो वैल्यू उसका अनंत चालकता पर, अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता हो गया। और यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा, ये रेखा सीधा चल रहा है, तो जब तक इस वाई एक्सिस पर वो जा करके काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद करेगा नहीं, तो हमको उसकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी नहीं। तो ये ग्राफ ऐसा है कि इस ग्राफ से या डिबाई-हकल के सिद्धांत इसमें लागू हो नहीं पा रहा है, यहाँ से हमको सरल रेखा मिल ही नहीं रहा है, तो हम ग्राफ की सहायता से अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता नहीं निकाल सकते। इसीलिए फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए 1875 में कोलरास ने एक मैथमेटिकल सूत्र दिया, जिससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर चालकता निकाल सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की अलग अलग चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सरल छोटा सा इनका सूत्र है, फार्मूला है। तो देखिए, अनंत तनुता पर आयन से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर पर चले जाते हैं, और बहुत दूरी पर चले जाने से एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता और वो फ्री मूव करने लगते हैं, किसी भी प्रकार से वो डिपेंडेंस नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंटली वो पूरी तरह से फ्री मूव करने लगते हैं और मैक्सिमम चालकता हमको मिलता है। तो वो कोलरास का कहना ये था कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए चूंकि यह ग्राफ हमें अनंत तनुता पर चालकता नहीं दे सकता, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला बताया कि उनके आयनों की अलग अलग चालकताओं को निकाल लो और उनको जोड़ दो आपस में। धन आयनों की चालकता और ऋण आयनों की चालकता, दोनों की चालकता को जोड़ देने से ही उसकी कुल चालकता बनता है। तो अगला हम लोग देखते हैं कोलरास का नियम। ये देखिए कोलरास का नियम। तो कोलरास का नियम क्या कहते हैं, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की
अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये देखिए, इसको हम लिखेंगे मोलर चालकता और अनंत तनुता। देखिए, इसको एक लिखने के दो तरीके हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यदि हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से, अनंत का साइन लगाते हैं, अनंत चिन्ह, तो इसको पढ़ेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या कभी कभी लिखा होता है ऐसा ये। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। ये ऊपर में जो चिन्ह लिखा है ये एक्चुअल में शून्य लिखा रहने से शून्य सांद्रता, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली शून्य सांद्रता हो ही नहीं सकता, कितने भी ज़्यादा विलायक में विलायक की मात्रा को बढ़ाते जाओगे तो उसके विलेय के मोल तो होंगे ही। जैसे अभी बताया गया, आप कुएं में डालो, चाहे समुद्र में 1 किलो शक्कर को डाल दो या 1 किलो विद्युत अपघट्य विलयन नमक को डाल दो, तो वो बहुत ज़्यादा तनु हो जाएगा, लेकिन सांद्रता जीरो नहीं कहलाएगा। सांद्रता जीरो नहीं कहलाएगा, उसमें नमक है, इसलिए जीरो सांद्रता पर कहना टेक्निकली गलत है। तो इसलिए ऐसा इसको न लिखते हुए या ऐसा नहीं पढ़ते हुए उसको उसके बदले में अपोजिट क्या बोलेंगे? अनंत तनुता। वहाँ पर तनुता इतना ज़्यादा हो गया है कि सांद्रता हम शून्य मान सकते हैं, कह सकते हैं, शून्य होता नहीं, इसीलिए सांद्रता के टर्म में न बोल करके उसको बोला जाता है तनुता के टर्म में अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो ये हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। वो होता कैसा है? तो उसको लिखा गया है ऐसा, एक सिंबल यूज किया गया है, ये देखिए, अनंत तनुता पर उसकी धनायनों की समस्त चालकता, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है समेसन करके, प्लस समेसन ऑफ अनंत तनुता पर ऋण आयनों की समस्त ऋण आयनों की चालकता का योगफल। ऋण आयन से जितनी चालकता प्राप्त होगी उसको जोड़ दो, धन आयन से जो चालकता प्राप्त होगी उसको जोड़ दो, तो उससे हमको कुल योगफल उसका, उस दुर्बल विद्युत अपघटक के कुल अनंत तनुता पर चालकता कहलाते हैं। यहाँ पर ये प्लस धन आयन की संख्या और ये जो लिखा है ये ऋण आयन की संख्या है। जैसे इसको लिखेंगे कैसा? अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता के लिए सूत्र इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें एक धन आयन होता है तो एक लिखाएगा, और सोडियम आयन की चालकता धन, एक क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड आयन की अनंत तनुता पर क्लोराइड आयन की चालकता, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका कुल चालकता कहलाएगा। इसी को यदि हम लिखेंगे ऐसा, इसके लिए तो यहाँ लिखा है, देखिए धन आयन 2 है, एक अणु से 2 धन आयन मिले हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये धन, एक सल्फेट आयन है, ये देखिए। इसी के लिए हम लिखते हैं AlCl3 के लिए इस तरह से लिखाएगा, एल्यूमिनियम आयन 1 है, इस तरीके के इसके फार्मूला बताया गया है। यही है कोलरास का नियम। तो उसके जितने भी धन आयन या ऋण आयन होंगे उनकी संख्या के साथ उनकी ऋण आयन की अनंत तनुता पर चालकता निकाल लीजिए, सभी ऋण आयन से जो चालकता मिलेगी वो और सभी धन आयन से जो चालकता मिलेगी वो, दोनों को जोड़ दो तो उसके कुल पदार्थ की चालकता या विलयन की चालकता होती है। ये है कोलरास का नियम।
चूंकि डीवाई-हॉकर सिद्धांत से या ग्राफ से दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए अनंत अनंता पर मूलक चालकता नहीं निकाला जा सकता। तो कोलरास ने एक मैथमेटिकली फार्मूला दिया है। अब हम देखते हैं कोलरास के नियम का अनुप्रयोग। यह कोलरास का नियम वैसे तो आया था दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। देखिए